वाई यूनेस्को रिकॉग्नाइज सारनाथ रिंग ऑफ फायर जो आपका क्षेत्र है वो ज्वालामुखी गतिविधियों के साथ साथ भूकंपी गतिविधियों का बहुत प्रमुख क्षेत्र है। मोल्डोवा आप देख रहे हैं कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। मोल्डोवा क्या है? ये एक प्रकार से लैंडलॉक्ड कंट्री है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ग्लोबल आप देखिए लाइवेबिलिटी इंडेक्स की बातचीत हो रही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको आप गोडावण भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसी को हिंदी में? गोडावण भी कहते हैं। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों के पुनर्वास के लिए प्रमुख स्थल है ये, है ना, कुनो राष्ट्रीय उद्यान। स्वागत है आप सभी का यूपीपीएससी वाला पर। मैं हूं शैलेश और आप इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज देखने जा रहे हैं जो जुलाई मंथ की थी। आप जानते हैं कि रेगुलर हर मंथ जो कुछ महत्वपूर्ण देश और विदेश में जो स्थल हैं जो किसी कारण से महत्वपूर्ण रहे हों, चर्चा में रहे हों, उनकी हम लोग बातचीत करते हैं। तो यहाँ जो जुलाई मंथ है उसके जो महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं उसकी बातचीत हम लोग करेंगे एक एक करके। तो चलिए आगे बढ़िए, जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि ये प्लेसेस केवल भौगोलिक दृष्टिकोण से नहीं हो सकता है, पर्यावरणीय या सामरिक या किसी अन्य दृष्टियों से भी महत्वपूर्ण हो। और उन प्लेसेस के इर्द गिर्द के जो स्थान हैं या क्षेत्र हैं उनसे जुड़े प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और आपका एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है तो आप ईमानदारी से खूब मेहनत से पढ़िए। चलिए देखिए पहली जो न्यूज है देखते हैं। जो पहला प्लेस है प्रम्बानन मंदिर परिसर की बात हो रही, इंडोनेशिया। जी हाँ, इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया का, दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है। इंडोनेशिया में आप जानते हैं द्वीपों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उसी में एक द्वीप कौन सा है? एक द्वीप इसी का है जिसका नाम है इंडोनेशिया का आपका द्वीप जो है जावा। कौन सा? जावा। तो जावा देखिए, मध्य जावा, वहीं आपका ये प्रम्बानन मंदिर परिसर है। और ये मुख्य विषय किस वजह से चर्चा में है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया है। और इसे वैसे तो 91 से ही यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, लेकिन आप देखिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ अभी हुआ है, बना है ये। और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा ये हिंदू मंदिर है। और इसका जो निर्माण था वो 9वीं शताब्दी ईस्वी में मातरम साम्राज्य के संजय राजवंश द्वारा कराया गया था। तो ये बहुत ही काफी महत्वपूर्ण, और इसमें कहा जाता है कि त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु और शिव को समर्पित ये मंदिर है। तो इंडोनेशिया जो कि अपने कल्चर, इंडोनेशिया वाले कहते भी हैं कि हमने देखिए धर्म भले उनका वैसे मुख्यतः इस्लाम है, लेकिन संस्कृति जो पुरानी उनकी है वो सनातन से भी जुड़ी हुई है और उन्होंने उसको अभी तक अक्षुण्ण रखा है, संभाल के रखा है। ये बहुत एक विशेष उदाहरण है, ये आप इसको देखना है। भारत मोल्डोवा संबंध की बातचीत करें, मोल्डोवा के संबंध की अगर बात करें तो मोल्डोवा आप देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण अभी चर्चा में है, क्योंकि 1992 के बाद जो राजनयिक जब से संबंध स्थापित होने के बाद दौरा मोल्डोवा का करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं। और भौगोलिक अगर स्थिति देखिए तो यूरोप का एक देश है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये कई बार प्रश्न यहां से पूछता है। मोल्डोवा आप देख रहे हैं कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। मोल्डोवा क्या है? ये एक प्रकार से लैंडलॉक्ड कंट्री है, एक स्थल आबद्ध देश है यूरोप का, जो कि यूक्रेन और रोमानिया दोनों से घिरा हुआ है। और इसकी सीमा ब्लैक सी को नहीं लगती है। यूक्रेन रोमानिया की लगती है, लेकिन मोल्डोवा की सीमा ब्लैक सी से नहीं लगती है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो दो देशों के बीच में एक स्थलाबद्ध देश है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। सीमाएं जैसा मैंने आपको बताया पहले भी। भौगोलिक विशेषता में कार्पेथियन पर्वतमाला के काफी करीब है, उसके पूरब में स्थित है। कार्पेथियन यूरोप की एक बहुत प्रमुख पर्वत श्रेणी है। यूरोपीय संघ देखिए मोल्डोवा यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, लेकिन 2022 में से ईयू उम्मीदवार देश का दर्जा मिला है। चलिए क्यूशू, क्यूशू एक आइलैंड है जापान का। क्यूशू जो पूरा का पूरा क्षेत्र है जापान का एक आइलैंड है। जापान के अगर आप द्वीपों की बात करें, यहां क्यूशू की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर जापान के द्वीपों की बात करें तो देखिए उसमें होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू और क्यूशू, 4 ये प्रमुख द्वीप हैं जो बड़े। कई बार इनका क्रम भी पूछा जाता है। देखिए जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर आप चलेंगे तो सबसे पहले उत्तर में होक्काइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू और क्यूशू, ये उत्तर से दक्षिण क्रम है। अगर बड़े के क्रम में पूछेंगे तो सबसे बड़ा होन्शु है, फिर होक्काइडो है, फिर क्योशू है और शिकोकू। तो ऐसे कई बार बड़े से छोटे क्रम में या उत्तर से दक्षिण क्रम में भी पूछा जाता है। तो यहां चर्चा क्यूशू की है। क्यों क्यूशू की है? आप देखिए ये चूंकि पूरा का पूरा एरिया
एक द्वीप चाप की तरह, और ये पश्चिमी प्रशांत तट पर है। और ये पूरा एरिया रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। किसका? रिंग ऑफ फायर, आप जानते होंगे रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। और रिंग ऑफ फायर जो आपका क्षेत्र है वो ज्वालामुखी गतिविधियों के साथ साथ भूकंपी गतिविधियों का बहुत प्रमुख क्षेत्र है। तो यहां ये जो चर्चा में है ये यही कि भूकंप और ज्वालामुखी, भूकंप ऑब्लिक ज्वालामुखी गतिविधियों का एक बहुत प्रमुख क्षेत्र है। अभी दक्षिणी जापान के क्यूशू तट के पास 7.1 तीव्रता का भूकंप आया और इसीलिए इसकी फिर से चर्चा हुई। मैं बार बार बता रहा हूं कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र है, जो कि ज्वालामुखी के लिए सबसे प्रमुख क्षेत्र है। कुल विश्व में ज्वालामुखी का 3/4 इसी रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में, और कुल भूकंप का लगभग 2/3 भूकंप इसी में पाया जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से। ये तो चर्चा किसी की होगी, मान लीजिए मैंने कहा क्रम भी पूछ सकता है। यहां वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ग्लोबल आप देखिए लाइवेबिलिटी इंडेक्स की बातचीत हो रही है EIU द्वारा। ये वियना को विश्व के संदर्भ में आप देखिए विश्व के सबसे रहने योग्य शहरों में शीर्ष स्थान दिया गया है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, एक यूरोपीय देश है। तो ये एक महत्वपूर्ण इंडेक्स है, इसको देखिए। बाब अल मंडेब, आप देखिए हॉर्मुज उधर चर्चा में है, इधर बाब अल मंडेब। जुलाई में आप देखिए बाब अल मंडेब एक स्टेट है, जल संधि है, ये चर्चा में रही। बाब अल मंडेब बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप आइए पहले देखते हैं। यहां आप बाब अल मंडेब को देख पा रहे होंगे। देखिए ये पूरी बाब अल मंडेब जो जल संधि है, ये बाब अल मंडेब किसको किससे जोड़ती है? यहां आप देखिए ये लाल सागर वाला हिस्सा है, तो ये रेड सी, लाल सागर, रेड सी। और इधर आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है ये अदन की खाड़ी, ये अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन, जो कि अरब सागर से लगी हुई है। तो इन दोनों को ये जोड़ती है बाब अल मंडेब जल संधि। और इधर अफ्रीका के देश जिबूती और इरिट्रिया, जिबूती और इरिट्रिया इनको किससे अलग करती है? यमन से अलग करती है। ये अरब प्रायद्वीप पर एक देश इधर है यमन, एशिया का, और इधर ये अफ्रीकी देश है, इन दोनों को अलग करती है। और यही जो पूरा एरिया आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे यहां से, इसमें लाल सागर संकट समुद्री सुरक्षा स्थिति के संदर्भ में देखिए चर्चा में है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को मैंने बताया जोड़ता है, और महत्वपूर्ण रणनीतिक समुद्री चौक पॉइंट है। चूंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हार्मुज की बात हो रही थी, वहां से ईरान ने उसको चोक किया था, वहां समस्या उत्पन्न हुई थी पेट्रोलियम आयातों के संदर्भ में। तो ये जो आप देखिए एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। और आप जानते हैं कि यहां से अगर इसको ये चोक कर दिया जाए तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, क्योंकि आगे यही लाल सागर से आगे आप देखिए ये स्वेज की खाड़ी है, ये स्वेज की खाड़ी से होते हुए इधर स्वेज नहर है जो कि भूमध्य सागर से जुड़ती है। इसका एक पॉइंट पोर्ट सईद भूमध्य सागर, और इधर पोर्ट स्वेज जो है स्वेज की खाड़ी से लगा हुआ है। स्वेज नहर 1869 में बन के तैयार हुई, और आप देखती है वह पहले ये ब्रिटेन के अधीन थी, 1956 के बाद से ये मिस्र के अधीन है, मिस्र का ही ये क्षेत्र भी है। और इसके निर्माण से ये पूरा यहीं से आगे होते हुए बाब अल मंडेब जल संधि पकड़कर ये पूरा जो व्यापार होता है। और जो सुदूर यूरोप के देश थे, ये जो स्वेज नहर बनने के बाद ये जो सुदूर यूरोप के देश थे और इधर एशिया के देशों के बीच की व्यापारिक दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। नहीं तो पूरा पहले वो अटलांटिक महासागर घूमकर अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप से होते हुए फिर हिंद महासागर होते हुए आते थे। तो ये बहुत प्रमुख व्यापारिक एक मार्ग है। इस वजह से इसको चोक करने पर एक बहुत बड़ी जो है वो एक समस्या विश्व व्यापार के लिए उत्पन्न हो जाएगी। इसी संदर्भ में आप देखिए ये चर्चा में भी था। तो आगे बढ़ते हैं। सेनकाकू द्वीप समूह, सेनकाकू द्वीप समूह की बातचीत करते हैं। तो सेनकाकू द्वीप समूह आप देखिए ये पूर्वी चीन सागर, यहां आप देख पा रहे होंगे चीन के पूरब में ये ईस्ट चाइना सी है, पूर्वी चीन सागर, वहीं एक द्वीप है सेनकाकू। और ये जो है जापान और चीन के बीच, क्योंकि उधर जापान है, ये जापान चीन के बीच क्षेत्रीय विवाद के लिए काफी ये बहुत समय से चर्चा में रहा है। ये तो निर्जन द्वीप पर जापान का नियंत्रण है, लेकिन चीन इन द्वीपों पर तब दावा करता आया है, और इन्हें जो है दियाओ द्वीप के नाम से संबोधित करता है। कौन? चीन। तो ये चीन जापान के बीच में विवाद सेनकाकू। चागोस द्वीप समूह जिसकी बड़ी चर्चा रही, आप देखिए, क्योंकि चागोस द्वीप समूह का ही एक हिस्सा है डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया ये हिंद महासागर में एक द्वीप है।
चागोस द्वीप समूह का ही हिस्सा है और ये नवेल बेस है डियागो गार्सिया, किसका? यूएस और ब्रिटेन का ज्वाइंट नवेल बेस है। मुख्य तौर पर यहां अमेरिका का पूरा अधिकार है, पहले ब्रिटेन का अधिकार हुआ करता था। और ये नौसैनिक अपना अड्डा, ये हिंद महासागर में एक बहुत महत्वपूर्ण उपस्थिति है, किसकी? अमेरिका की। आपने देखा होगा जब ईरान और अमेरिका और इधर इजराइल युद्ध हो रहा था तो ईरान ने यहां इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, हालांकि यह सफल नहीं हो पाया था। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए तो हिंद महासागर में चागोस द्वीप समूह है, ब्रिटेन मॉरिशस संप्रभुता विवाद वार्ता के संदर्भ में। बाकी तो सब ब्रिटेन ने मॉरिशस को दे दिया, लेकिन डियागो गार्सिया अभी भी अमेरिका के नियंत्रण में ही है। तो इसकी ये चर्चा इस संदर्भ में यहां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती। देखिए डेनियल के इनयो सोलर टेलीस्कोप माउई करके है। माउई द्वीप हवाई द्वीप, जो अमेरिका का द्वीप है, हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में एक हॉटस्पॉट, एक ज्वालामुखी वोल्केनिक हॉटस्पॉट माना जाता है। तो वही है और इसका मुख्य विषय है सूर्य का अध्ययन। यहां जो स्थित सौर दूरबीन ने सूर्य के क्रोमोस्फीयर की उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें ली हैं। सूर्य और उसके वायुमंडल के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण है। देखिए फोटोस्फीयर है, सूर्य की जो प्रकाशित जो सतह है ना, जो कि 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसके चारों तरफ जो आप देखिए जो एक लाल वर्ण का यानी सूर्य का वायुमंडल माना जाता है, उसको हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं। और उसी के संदर्भ में यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण क्या है, एक जो आप देखिए दूरबीन है वो स्थापित की गई है। तो ये महत्वपूर्ण है। अल उदैद एयरबेस कतर में आप देखिए अमेरिका का एक बहुत प्रमुख ये सैनिक अड्डा है। कहाँ है ये? कतर में है। और मध्य पूर्व में रणनीतिक सैन्य उपस्थिति के दृष्टिकोण से जो मिडिल ईस्ट या पश्चिमी एशिया है, वहां रणनीतिक सैन्य उपस्थिति के दृष्टिकोण से अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि ईरान बहुत सारे जो सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, जो कि पश्चिमी देशों में यानी जिसको मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट भी आप कहते हैं, पश्चिमी एशिया भी कहते हैं, वहां उस पर अटैक कर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट अमेरिका तक अटैक करना उसके लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अमेरिका के लिए अपनी उपस्थिति, मजबूत उपस्थिति एक दर्ज कराने के लिए ये पूरा का पूरा जो सैन्य बेस है, और ये पूरे कई सारे सैन्य बेसों में से एक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा आप देख सकते हैं। अहोम मोईदाम असम की बात है। देखिए यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल होने की बात है और स्थान ये चराईदेव जिला असम में अहोम राजवंश के समाधि स्मारक, जो कि टीलेनुमा एक पिरामिड जैसी संरचना के रूप में है, भारत की 43वीं ये यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल ये हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अहोम मोईदाम असम में इस दृष्टिकोण से न्यूज में है। जैसलमेर आप देखिए राजस्थान, जैसलमेर बाड़मेर उधर एकदम पूरा राजस्थान वाला जो एरिया है, रेगिस्तान वाला इलाका, वहां देखिए महत्वपूर्ण क्या है, ये क्यों चर्चा में है। इंडिया देखिए इसमें एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको आप गोडावण भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसी को हिंदी में? गोडावण भी कहते हैं। तो गोडावण कहते हैं, एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड एक पक्षी है ये, ठीक, अति संकटापन्न है। तो उसके संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो जैसलमेर क्षेत्र में डिजर्ट नेशनल पार्क स्थित है। पर्यावरणीय महत्व यहाँ अत्यंत संकटग्रस्त, जैसे बताया कि ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है उसके संरक्षण के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये एक बहुत विशेष पक्षी है जिसकी उपस्थिति ज्यादातर आप देखिए राजस्थान में ज्यादातर है, वैसे तो थोड़ा बहुत गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी है, लेकिन मुख्य संख्या इसकी कहाँ? राजस्थान के छोटे छोटे घास क्षेत्रों में पाया जाता है। बहुत तेजी से हैबिटेट, इसका आवास विनष्ट हो रहा है, उस वजह से इस पर एक कहीं न कहीं संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कुछ आंकड़े उससे संबंधित इसमें दिए गए हैं जो बहुत तेजी से घटे हैं अभी हाल फिलहाल में। तो ये आप देखिए इसके संरक्षण के विशेष प्रयास के लिए जैसलमेर और विशेषकर आप देखिए डिजर्ट नेशनल पार्क ये चर्चा में है। लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश की आप देखिए स्थान कन्नौज उत्तर प्रदेश में है ना। तो आर्द्रभूमि और पक्षी संरक्षण के संदर्भ में आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। आर्द्रभूमियां ऐसे क्षेत्र हैं जो जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख पक्षी अभयारण्यों में से एक है और ये इसका क्षेत्रफल लगभग 80 वर्ग किलोमीटर के आसपास माना जाता है। तो ये चर्चा में है, इसको भी आप देख सकते हैं। देखिए कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं वहां से प्रश्न और उससे जैसे मैंने कुछ जुड़ी बातें बताई हैं उनसे जोड़कर प्रश्न पूछे जाते हैं। धनौरी वेटलैंड, ग्रेटर नोएडा की बात आप करेंगे तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश और ये सारस क्रेन का आवास और रामसर साइट का दर्जा इसको जो है दिया गया। यहां उत्तर प्रदेश के राजकीय जो पक्षी सारस की बड़ी आबादी पाई जाती है। तो संरक्षण से संबंधित याचिकाओं के कारण यह स्थान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के संदर्भ में चर्चा में रहा, धनौरी वेटलैंड। वैसे उत्तर प्रदेश में कुल इस समय कितने हैं? उत्तर प्रदेश में इस समय कुल कितने वेटलैंड्स जो रामसर साइट्स
रामसर साइट्स की कुल संख्या लगभग कितनी है? 13 है। तो उसमें जो भी वृद्धि हो समय के साथ उसको आप जरूर फोकस किया करिए, क्योंकि समय के साथ चीजें बढ़ती रहती हैं। आगे आप देखिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, चीते प्रोजेक्ट चीता के संदर्भ में यह बहुत महत्वपूर्ण, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों के पुनर्वास के लिए प्रमुख स्थल है ये, है ना, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। नए चीते शावकों के जन्म और चीता संरक्षण कार्यक्रम के कारण ये चर्चा में रहा। तो देखिए यहां स्वागत कर रहे हैं, और ये नामीबिया और अफ्रीका से आए चीतों के संदर्भ में महत्वपूर्ण रहे हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान, एमपी मध्य प्रदेश। विजंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह केरल, विजंजम देखिए, विजंजम केरल के तट पर एक पोर्ट है, पत्तन है, और यह बंदरगाह समुद्री व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तिरुवनंतपुरम के पास है, केरला में। भारत का एक प्रमुख डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। भारत में अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट के क्षेत्र में इसका रणनीतिक महत्व है। विजंजम देखिए जो है, जो विजंजम वाला क्षेत्र है उसमें वहां जो एक जिसको कहते हैं ना कि तरंग ऊर्जा का प्लांट भी है, जो वेव एनर्जी का प्लांट भी है, यानी ये विजंजम वाला जो क्षेत्र है वो नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में भी काफी महत्वपूर्ण है केरल के दृष्टिकोण से। तो वायनाड केरल, देखिए वायनाड पश्चिमी घाट का एक क्षेत्र है, वायनाड केरल का, जो कि लैंडस्लाइड के लिए बहुत ज्यादा कुख्यात रहा है। विख्यात नहीं कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, बहुत कुख्यात रहा है लैंडस्लाइड, भूस्खलन के लिए। क्योंकि जैसे भूस्खलन के संदर्भ में भारत में देखें सबसे प्रमुख क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र है, और उसके अलावा पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल जो है, विशेषकर जो केरल वाला एरिया है, क्योंकि केरल में मानसूनी वर्षा बहुत ज्यादा होती है। और आप देखिए जुलाई में ये फिर से हुआ बड़े पैमाने पर। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने ये मानसून का, दक्षिण पश्चिम मानसून का समय होता है। और चूंकि पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में बहुत ही अधिक वर्षा होती है, ढाल भी तीव्र है, और मानव जनित कई सारी गतिविधियां भी हैं, बहुत सारे निर्माण कार्य भी हैं, उसके वजह से, यानी प्राकृतिक और मानव जनित दोनों कारणों के परिणाम स्वरूप आप वायनाड में देखिए बड़े पैमाने पर जो है भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं। तो इस वजह से, और चूंकि ये पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से बहुत ही इको सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है, इसलिए यहां बहुत नुकसान जो है होता है, और हर बार ये स्थिति उत्पन्न होती। फॉकलैंड द्वीप के बारे में आपने सुना होगा, फिर से एक बार चर्चा में है। देखिए फॉकलैंड द्वीप अर्जेंटीना और यूके के बीच एक विवादित है। वैसे तो फॉकलैंड, अगर द्वीप की आप बात करें तो फॉकलैंड द्वीप जो अटलांटिक महासागर है, दक्षिण पश्चिम अटलांटिक महासागर में अर्जेंटीना के बड़े करीब स्थित एक द्वीप है फॉकलैंड। फॉकलैंड नाम की एक धारा भी, आप ठंडी जलधारा भी जानते होंगे। तो फॉकलैंड पर अर्जेंटीना अपना अधिकार जताता रहा है, लेकिन एक जनमत संग्रह के द्वारा वहां के लोगों ने ब्रिटेन के साथ, यूके के साथ रहना स्वीकार किया। हुआ क्या, चर्चा में क्यों हुआ, आप कहेंगे सर विवाद क्या था। देखिए जो अभी फीफा विश्व कप 2026 हो रहा था, उसमें 15 जुलाई को एक जो मैच हुआ, और उसमें सेमीफाइनल मैच था अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच। तो अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को उसमें 2-1 से हराया, और उसके बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने एक विवादित, आप देख रहे होंगे, कुछ एक पोस्टर फहराया और उस पर कुछ लिखा हुआ था। देखिए क्या था, उस पर क्या लिखा था। इस पर लिखा था स्पेनिश में लास मालविनास सन अर्जेंटीनास, यानी फॉकलैंड द्वीप अर्जेंटीना के हैं। तो फॉकलैंड द्वीप क्या है, अर्जेंटीना के हैं ये खिलाड़ियों ने वहां का, जबकि वहां ऐसा ओकेजन तो था नहीं। तो इसको लेकर ब्रिटेन ने जो है एक आधिकारिक जो है अपनी आपत्ति फीफा और फुटबॉल जो आप देखिए उसका जो प्रशासन है, फीफा के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। बाद में फीफा ने कार्रवाई भी की और इसके अनुशासन जो संहिता के तहत जांच शुरू की, और अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन पर जुर्माना व अन्य प्रतिबंध भी इसमें लगाए। तो अब देखिए विवाद चाहे जैसे हो, लेकिन अब मान लीजिए अर्जेंटीना फॉकलैंड के बारे में पूछ ले कि फॉकलैंड की अवस्थिति कहां है, मिलाने को दे दे, किसका नियंत्रण उस पर है, उससे जुड़े प्रश्न पूछ सकते हैं। मैंने कहा फॉकलैंड ठंडी जलधारा भी है ना, जो ब्राजील के गर्म जलधारा से टकराकर वहां कोहरा उत्पन्न होता है, और वहां मत्स्यन का क्षेत्र भी है। तो फॉकलैंड एक द्वीप, बहुत प्रमुख द्वीप है, जो कि दक्षिण पश्चिम अटलांटिक में है, यूके के नियंत्रण में है, और यूके और अर्जेंटीना के बीच विवादित रहा है। तो ये स्थिति। सारनाथ, आप देखिए यहां पीआईबी की न्यूज देख रहे होंगे, वाई यूनेस्को रिकॉग्नाइज सारनाथ। तो सारनाथ बहुत लंबे समय से ये टेंटेटिव एक लिस्ट में था, है ना, किसके, यूनेस्को के, लेकिन अभी उसको जाकर वो दर्जा दिया गया। तो वाराणसी के पास उत्तर प्रदेश में आप देखिए सारनाथ बहुत ही प्रसिद्ध है। तो जुलाई 2026 में सारनाथ को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का आधिकारिक दर्जा जो है प्राप्त
प्रदान कर दिया गया। मैंने कहा एक लंबे समय से टेंटेटिव लिस्ट में था, लेकिन अभी यहां जाकर इसको प्रदान किया गया है। और ये जो है जैसे बहुत सारी चीजें इसमें, धमेक स्तूपा, ठीक है, उसके बाद फिर धर्मराज किया जो स्तूपा, अशोक जो पिलर हैं, ठीक है, और इसके अलावा बहुत और सारी चीजें, मतलब इसके कई बहुत, ये चूंकि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक प्रकार से वैश्विक धरोहर के तौर पर बहुत ही इसकी उपयोगिता है। और आप जानते हैं सारनाथ, ठीक, बौद्ध धर्म के संदर्भ में, जो उपदेश के संदर्भ में महात्मा बुद्ध के काफी ज्यादा प्रचारित रहा है शुरू से, तो इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसको इस लिस्ट में शामिल किया गया है, इसको आधिकारिक दर्जा प्रदान किया गया है यूनेस्को। ठीक, तो धार्मिक महत्व आप देख ही रहे हैं, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, इस वजह से ज्यादा इसकी, ठीक, धम्मचक्र प्रवर्तन जिसे कहा जाता है। और स्थापत्य के संदर्भ में आप देखिए धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, प्राचीन बौद्ध मठ, यानी ये आर्ट एंड कल्चर और इतिहास के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न इससे बन सकते हैं, जबकि आपके एग्जाम जब होगा। अशोक स्तंभ के सिंह शीर्ष को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण। अब यूनेस्को का दर्जा मिलने से इसके संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय पहचान और पर्यटन को क्या है, बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो पर्यटन वर्तमान में प्रमुख उद्योग भी हो चुका है, तो इस प्रकार के बढ़ावा मिलने से कहीं न कहीं और ज्यादा इसके विकास की स्थिति और संरक्षण की स्थिति को सुनिश्चित किया जा सकेगा। हसदेव अरण्य, हसदेव जंगल, देखिए छत्तीसगढ़ में हसदेव कई बार चर्चा में रहा, फिर से चर्चा में है। हसदेव महानदी की एक सहायक नदी है और एक बहुत प्रमुख क्या है, ये जैव विविधता का क्षेत्र भी थी, लेकिन यहाँ बड़े पैमाने पर कोयले के खदानों के लिए, कोयले के खनन के लिए जंगलों को काटा गया, तो इस वजह से वहां के लोगों ने, देखिए हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ में मदनपुर साउथ कोयला खदान विरोध में आंदोलन, तो बड़े पैमाने पर चूंकि यहाँ कोयला खनन और वन संरक्षण की चुनौती उत्पन्न हुई, बहुत सारे जीव जंतु बेघर हो गए, आदिवासियों का आंदोलन इसमें चालू हुआ, तो ये जो है जुलाई 2026 में कोयला खदानों के विस्तार के लिए पेड़ों की कटाई और इसके विरोध में स्थानीय आदिवासियों और जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविदों के आंदोलन के कारण ये फिर से चर्चा में रहा। मैंने आपको बताया बड़े पैमाने पर यहाँ जंगलों को काटा गया खनन के लिए, कोयले के खनन के लिए, जिससे यहाँ की पारिस्थितिकी पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में चूंकि जंगल उनकी प्रमुख निधि मानी जाती हैं, तो उनके कटाव से उनके जीवन पर एक संकट की स्थिति उत्पन्न होती है और इस वजह से यहाँ विरोध। तो ये किसकी सहायक है, ये महानदी की सहायक है। तो ये सारी बातें हमने आपको पहले से ही बता दी, यहां लगातार इन संदर्भ में समस्या उत्पन्न। आइए देखते हैं आगे, मानसबल झील। मानसबल झील जम्मू कश्मीर, नाम सुना होगा आपने, मानसबल झील, डल वुलर तो आपने सुना होगा, ये मानसबल झील की बात मैं कर रहा हूं। फिर से इसमें कह लीजिए कि यहां से रौनक यहां लौट आई है। तो जल क्रीड़ा, एनसीसी, नौसेना प्रशिक्षण और पर्यटन के संदर्भ में लगभग 3 दशकों के अंतराल के बाद मानसबल झील में जल क्रीड़ाओं और एनसीसी नौसेना प्रशिक्षण शिविर की वापसी हुई है और ये काफी महत्वपूर्ण है। यहां आप देखेंगे कि जैसे एक इको टूरिज्म की भी काफी ज्यादा संभावना है और झील को प्रदूषण मुक्त बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। मिशन मानस बल इसके लिए महत्वपूर्ण है। प्रशासन द्वारा झील से अतिक्रमण हटाने, प्रदूषण कम करने के लिए कम करने और जल को स्वच्छ रखने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। तो मानस बल झील में फिर से आप देखिए रौनक लौट आई, पर्यटन के दृष्टिकोण से, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इको टूरिज्म को वहां बढ़ावा दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, तो ये चर्चा में आपके है और आपके लिए जरूरी है ना। बहुत सारी चीजें, प्राकृतिक सुंदरता, यहां आप देखिए इसे उपनाम देखिए, कश्मीर की झीलों का रत्न, ज्वेल ऑफ कश्मीर लेक्स भी इसे कहा जाता है, मानसबल झील को। तो मान लीजिए कभी प्रश्न इस पर आए। लद्दाख, देखिए लद्दाख वैसे तो कोल्ड डिजर्ट है, जम्मू कश्मीर से उत्तर में चलते हैं। लद्दाख क्या है, लद्दाख तो वैसे जब हम बात करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख एक प्रकार का क्या है, कोल्ड डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट की तरह एक शीत मरुस्थल है और यहां वार्षिक औसत वार्षिक वर्षा कहा जाता है, जो औसत वार्षिक वर्षा है 10 सेंटीमीटर से भी कम, यानी भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन एक अजीब सा रिकॉर्ड रहा कि पिछले 5 सालों में मानसून जो वर्षा में 22, 23, 24, 25, 26 पिछले 5 वर्षों से लगातार जो मानसूनी वर्षा औसत रूप से पहले जो होती थी उसकी तुलना में 5 सालों से यहां क्या है, औसत वर्षा, मानसूनी वर्षा जो सामान्य से
अधिक यहां हो रही है। ये एक बहुत ही क्या है, एक अजीब सा परिवर्तन है और कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन के प्रति भी क्या है, जलवायु परिवर्तन की ओर भी इशारा कर रहा है कि आखिर क्यों वहां, जो कि एक कोल्ड डिजर्ट है जहां बहुत कम वर्षा होती थी पिछले 5 वर्षों से मानसून काल में, आखिर क्यों वहां वर्षा की जो सामान्य वर्षा है उससे अधिक पाई जा रही। तो देखिए, एक तो यह है कि कहा जाता है कि अरब सागर की शाखा से ज्यादा नमी आ रही है ना, ज्यादा से ज्यादा वहां से क्या है, नमी आ रही है। और यहां जो है कुछ और चीजें, जैसे आप देखिए वैश्विक तापमान में जो वृद्धि है, तो तापमान में एक तो वृद्धि से कहीं न कहीं जो इधर से बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, विशेषकर कहां से, विशेषकर अरब सागर से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं, बंगाल की खाड़ी नहीं, उसको अरब सागर कहिए, क्योंकि इधर अरब सागर से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं वो अधिक नमी लेकर आ रही हैं। इसमें एक और चीज कहा जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और जेट स्ट्रीम की जो स्थिति है, पछुआ विक्षोभ जो पश्चिम की तरफ से आता है, तो वो और जेट स्ट्रीम की जो स्थिति है वो लद्दाख के ऊपर कहीं न कहीं अधिक वर्षा कराने के लिए क्या है, जिम्मेदार मानी जा रही है, उसका भी एक प्रभाव है। और इसके साथ साथ और भी है, लोकल लेवल पर, चूंकि वहां तापमान लद्दाख में भी लगातार बढ़ रहा है, तो वहां संवहनी जो धाराएं हैं वो भी कहीं न कहीं, लो प्रेशर जो बन रहा है, संवहनी धाराएं उठ रही हैं, वो भी वहां वर्षा के लिए जिम्मेदार मानी जा रही हैं। और इसके अलावा ग्लेशियर का पिघलना, वहां ग्लेशियर के पिघलने से उस क्षेत्र में, जो स्थानीय क्षेत्र में जो आर्द्रता या नमी की जो उपलब्धता है वो बढ़ जाती है, और बढ़ी हुई उपलब्धता ये नमी वाली वर्षा में सहायक होती है। तो कुल मिलाकर 3-4 फैक्टर ऐसे भौगोलिक दृष्टिकोण से कहे जा सकते हैं कि जिन कारणों से जो हमारा लद्दाख वाला क्षेत्र है, वहां लगभग 5 वर्ष से मानसूनी जो औसत वर्षा वहां होती रही उससे ज्यादा वर्षा हो रही है। और यह कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन का एक इशारा भी है। आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन में जहां वर्षा कम हो रही है वहां ज्यादा हो सकती है, जहां पहले पता लगा ज्यादा हो रही थी वहां कमी हो सकती है। तो मौसमी जो पैटर्न है उसमें काफी तेजी से परिवर्तन उत्पन्न होता है। ये विशेषताएं जलवायु परिवर्तन की हैं, उसका कहीं सकारात्मक कहीं नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकता है। ओवरऑल कुल मिला जुलाकर नकारात्मक प्रभावों की गुंजाइश क्या है, ज्यादा बनती है। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं, क्योंकि जो लगातार जो ग्लेशियर का पिघलना वो अच्छे संकेत नहीं है। ग्लेशियर में मीठा जल पाया जाता है और इससे सदा नीरा नदियों पर भी प्रभाव पड़ेगा और उससे सिंचाई की सुविधाओं पर भी प्रभाव पड़ेगा। वहाँ का जो इकोसिस्टम है उस पर भी प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव पड़ने की गुंजाइश रहती है। तो कई सारे इसके एस्पेक्ट बनते हैं। अपने आप में जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है जिस पर हम लोग कभी आगे विस्तार से किसी चीज पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये मैंने जो कुछ महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण था, उद्देश्य ये है कि जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो जुलाई के संदर्भ में 2026 जुलाई में जो बहुत महत्वपूर्ण के, चाहे वो राष्ट्रीय स्थल रहे हों स्थल चाहे अंतर्राष्ट्रीय, उन स्थल से जुड़ी वो क्यों चर्चा में रहे और उनके इर्द गिर्द कुछ महत्वपूर्ण बातों पर मैंने प्रकाश डाला। ऐसे ही आने वाले समय में और भी जो मंथ हैं, उन मंथ की जो घटनाएं हैं, उनके जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं न्यूज़ में, वो क्यों चर्चा में है, उसको भी लेकर मैं आता रहूँगा और आपका ज्ञानवर्धन करता रहूँगा। आप ज़रूर इसको देखिए, इससे बहुत सारे टॉपिक आपको मिल सकते हैं, प्रश्न मिल सकते हैं। प्रश्न कहाँ से मिल जाए आप नहीं जानते हैं, जहाँ से भी मिल जाए आप उसका लाभ लीजिए और पढ़ते रहिए। PW फिजिक्स वाला आपकी पढ़ाई में, आपके सफ़र में, तैयारी में आपके साथ है लगातार। और भी समय समय पर बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत कार्यक्रम, बहुत सारे ऐसे शैक्षणिक जो चीज़ें हम लोग लेकर आते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी किसी नए सेशन में। हैव अ नाइस डे।